अच्छी आदतों का महत्व। जंगल में कुछ बातों को लेकर चर्चा चल रही थी। हाँ तो तय रहा, जो मैंने बोल दिया है वही होगा। आप सबकी सहमति है ना? सब हाँ में हाँ मिला देते हैं। पिंटू तोता नाराज सा लग रहा होता है। जब देखो जो मिन्नी बोल देती है सब मान जाते हैं। मिन्नी चिड़िया भी अपने आप को कम नहीं समझती है। अरे उसको समझ होगी ना, तभी बोली ना। इसमें नाराज होने की क्या बात है? नाराज नहीं, पर मैंने देखा है सब मिनी चिड़िया की बात मान लेते हैं और फिर वही होता है जो वो बोल देती है। अरे तो उसने सही तो बोला। कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन रखने का सुझाव तो बहुत सही है। कम से कम हर जगह गंदगी तो नहीं होगी। हाँ और क्या। और देखो, हर सामान की जगह भी बना दी जाए तो क्या बुरा है। ये तो अच्छा ही है, हर सामान समय पर मिल जाया करेगा। और देखो, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल भी खुल जाए तो कितना अच्छा होगा। हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। तुम्हारी दोस्त है ना, तुम तो उसकी तरफदारी करोगे ही ना। मुझे तो इतने कायदे कानून अच्छे नहीं लगते। क्या फायदा इन सब का? कोई अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकता। मिनी चिड़िया सबकी भलाई के लिए ही सोच रही होती है, पर पिंटू तोता को लगता है कि कैसे वो जंगल पर राज कर रही है। वो उसकी बात मानना नहीं चाहता है। वो सोच लेता है कि वो कोई कानून नहीं मानेगा। एक दिन मिन्नी चिड़िया देखती है कि डस्टबिन के पास काफी कचरा पड़ा होता है। ये सब किसने गिराया है नीचे? इतना बड़ा डस्टबिन रखा है, फिर भी सारा कचरा नीचे गिरा हुआ है। किसने किया है ये? भाई मैंने तो नहीं किया। मैंने तो अपने घर के बाहर भी डस्टबिन रखा हुआ है। हमारे यहाँ सबको आदत है डस्टबिन में कचरा डालने की। हाँ मिनी, मुझे भी आदत नहीं है यहाँ वहाँ कचरा डालने की। मैंने भी नहीं किया। मैं पता लगा कर ही रहूंगी ये किसने किया है। जब उस दिन सबसे पूछकर उसूल बनाए गए थे तो फिर सबको ध्यान रखना चाहिए ना। वो सबसे पूछती है। सभी बोलते हैं कि उनको डस्टबिन में ही कचरा डालने की आदत है। पिंटू, क्या तुमने डस्टबिन के बाहर कचरा फैलाया है? तुम्हारे घर पर भी कचरा डस्टबिन के बाहर ही पड़ा है। अरे वो तो गलती से गिर गया होगा, मुझे आदत नहीं है। अगली बार ध्यान रखूंगा। वो काफी अकड़ कर बोलता है। उसने जानबूझकर कचरा बाहर फेंका होता है, पर वो मानता नहीं है। कुछ दिन में जंगल में स्कूल भी खुल जाता है। सब काफी खुश होते हैं। ये काम तो बहुत ही अच्छा किया मिन्नी ने। कितना सोचती है वो हम सब के बारे में। हाँ हाँ, सब वही तो कर रही है, बाकी तो सब फालतू हैं। क्या बात है पिंटू, ऐसी भी क्या नाराजगी है तुम्हें मिन्नी से? अच्छा ही कर रही है ना सबके लिए। कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। पिंटू तोता वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, पर पिंटू अपने बच्चों को नहीं भेजता। उसे बस इस बात की चिढ़ होती है कि मिनी चिड़िया की बात सब क्यों मान लेते हैं। क्यों रे पिंटू, तूने नहीं भेजा बच्चों को? अरे नहीं, स्कूल जाकर क्या करना है, मैं खुद ही इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ही पढ़ा दूंगा इनको तो। देखो पिंटू, जिद में कहीं बच्चों का नुकसान ना हो जाए। अरे कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे सब आता है। एक दिन भोली चिड़िया की आंख में लग जाती है। उसकी आंख से बहुत खून बह रहा होता है। मिनी चिड़िया जल्दी से फर्स्ट एड डिब्बा ले आती है और जल्दी से दवाई देती है। अरे मिनी चिड़िया, आज तो तुमने और तुम्हारे सुझाव ने बचा लिया। अगर तुम हर चीज को उसकी जगह पर रखने का सुझाव नहीं देती तो आज पता नहीं क्या होता। शायद मैं देख ही नहीं पाती कभी। भोली चिड़िया मिनी चिड़िया को काफी धन्यवाद देती है और सब मिनी चिड़िया की काफी प्रशंसा भी करते हैं। पता नहीं सब पागल ही हुए जा रहे हैं मिनी चिड़िया के पीछे। दवाई तो मैं भी दे ही देता। एक बार की बात है, पिंटू तोता के दोनों बच्चे काफी बीमार हो जाते हैं। दोनों को ही मलेरिया हुआ है। मलेरिया? ये कैसे हो गया? मलेरिया मच्छर के काटने से होता है और मक्खी मच्छर तो गंदगी पर ही आते हैं। गंदगी? हाँ गंदगी। देखो तुम खुद ही, डस्टबिन रखा है फिर भी तुमने सारा कचरा नीचे ही फेंक रखा है। कितना गंदा कर रखा है। पिंटू को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उसी समय सारा कचरा उठाकर डस्टबिन में डालता है। मिनी चिड़िया ने सही ही कहा था। एक दिन पिंटू के बच्चे कोई किताब पढ़ रहे होते हैं। थोड़ी देर में वो पढ़ते पढ़ते रुक जाते हैं। वे पिंटू तोता से पूछते हैं, अरे
ये तो मुझे भी नहीं आता। इतने में भोली चिड़िया आती है और पूरा पढ़कर बच्चों को सुना देती है। देखो पिंटू, अपनी जिद के कारण तुम बच्चों का ही नुकसान कर रहे हो। पहले वो बीमार पड़े और अब वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या फायदा ऐसी जिद का? पिंटू कुछ नहीं बोलता। इतना सब हो जाने के बाद भी पिंटू की अकड़ नहीं जाती। एक बार की बात है, कल्लन कौआ सबको अपने घर खाने पर बुलाता है। सब पहुंचते हैं, बस पिंटू तोता नहीं पहुंच पाता। कल्लन कौआ उसको घर बुलाने जाता है। अरे मेरे बच्चों को उनके मन पसंदीदा कपड़े नहीं मिल रहे। हम सब इतनी देर से उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। अरे अब तो बहुत देर हो गई, सब खत्म हो गया होगा, सब घर भी चले गए होंगे। पिंटू तोता उदास हो जाता है और अपने बच्चों को डांटने लगता है। उनको क्यों डांट रहे हो? सारी बुरी आदतें तो तुमने ही डाली हैं इनमें। तुम अच्छी आदतें अपना लेते तभी तो बच्चे भी अपनाते ना। पिंटू को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो अब सब कुछ करने लगता है जो मिनी चिड़िया ने समझाया था और अपने बच्चों को भी सिखाता है। जल्द ही बच्चे समझ जाते हैं। मिट्टू, मुझे माफ कर दो मिनी चिड़िया, तुम तो हमारी ही भलाई का सोच रही थी। तुम्हारी बात ना मानकर मैंने अपना ही नुकसान करवाया है। मैं आगे से तुम्हारी हर बात का ध्यान रखूंगा। इस तरह से पिंटू तोता को अच्छी आदतों का महत्व पता चल जाता है। एक गांव में एक किसान की 2 बेटियां थी। उसकी पहली पत्नी के मरने से पहले उसकी बेटी रोमा का जन्म हुआ और दूसरी शादी के बाद उसकी बेटी शोभा का जन्म हुआ। शोभा की माँ भी चल बसी। शोभा अपनी बड़ी बहन रोमा को बहुत प्यार करती थी, लेकिन रोमा उसे कभी भी अपनी बहन नहीं मानती थी। वो उसे हमेशा सौतेली ही समझती थी। सुनो बेटी रोमा, मैं बीज लेने के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ, इसलिए तुम अपनी छोटी बहन शोभा का ध्यान रखना और खेतों का भी ख्याल रखना। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। ठीक है पिताजी, आप आराम से जाइए और अपना पूरा ध्यान रखना। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। मुझे तुम दोनों बहनों पर पूरा यकीन है और तुम बड़ी हो, इसीलिए तुम्हारी छोटी बहन की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। पिताजी, वापस आने से पहले मेरे लिए कुछ लेकर आना। हाँ मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगा। हरिया के वहाँ से जाने के बाद ही रोमा शोभा के पास जाती है और उससे कहती है, शोभा, तुम्हें पता है पिताजी कहाँ गए हैं? नहीं दीदी, मुझे नहीं मालूम। आपको पता है वो कहाँ गए हैं? हाँ, अभी पिताजी मुझे मिले थे। उन्होंने कहा था वो किसी काम की वजह से दूसरे गांव जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि तू खेतों का ध्यान रखना, मैं घर का ध्यान रखूंगी। लेकिन हाँ, उससे पहले तुझे घर का सारा काम करना होगा। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, मैं घर का सारा काम करके खेतों पर चली जाऊंगी। अरे वाह, ये तो इतनी बेवकूफ है, इसे अपनी बातों में लाना बहुत आसान है। अब ये घर का सारा काम करके खेतों का ध्यान रखेगी और मैं आराम करूंगी, और जब पिताजी काम से वापस आएंगे तब मैं उनसे कहूंगी कि ये काम मैंने खुद किया है। शोभा अकेले ही घर का सारा काम करती है और काम करने के बाद में खेतों में भी जाती है, खेतों की रखवाली करती है। और जब उसके पिताजी दूसरे गांव से वापस आते हैं तो शोभा की बहन रोमा शोभा को घर में भेज देती है और खुद खेतों पर चली जाती है। अरे रोमा, तुम अभी तक खेतों पर काम कर रही हो? जी पिताजी, पहले मैंने घर का सारा काम निपटाया और फिर मैं सुबह से खेतों पर भी बैठी हुई थी ताकि कोई भी जंगली जानवर हमारे खेतों में आकर हमारी खेती खराब ना कर सके। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? तुम शोभा को भी तो कह सकती थी। हाँ, तुम दोनों बहनें आधा आधा काम बांट लेती। आपको नहीं मालूम पिताजी, शोभा जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। मैंने जब उससे कहा कि पिताजी ने कहा है कि काम आधा आधा बांटने के लिए, तो उसने सीधा मना कर दिया। उसने कहा मैं कुछ नहीं करूंगी, सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। वो अभी तक आराम कर रही है। शोभा की ये बात बहुत गलत है। मैं अभी जाकर शोभा को डांटता हूँ ताकि वो आगे से ऐसा कुछ ना करे। नहीं पिताजी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो मुझे बहन नहीं मानती तो क्या हुआ, मैं तो उसे अपनी छोटी बहन मानती हूँ। आप उसे कुछ भी मत कहना। रोमा बहुत ही चालाक थी। वो शोभा के खिलाफ अपने पिता के मन में जहर भरती जा रही थी ताकि उसके पिताजी उसे घर से बाहर निकाल दें और पूरे घर पर सिर्फ रोमा का ही राज रहे। एक दिन रोमा सीढ़ी से फिसलकर नीचे गिर जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम नीचे कैसे गिर गई? वो पिताजी, शोभा ने मुझे धक्का दे दिया।
मैंने उसे काम करने के लिए कहा था, लेकिन उसने मुझे कहा कि तुम मेरी सौतेली बहन हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इसलिए उसने मुझे ऊपर से धक्का दे दिया। आज इस लड़की ने सारी हदें पार कर दी हैं। मैं अभी इसे नहीं छोड़ूंगा। हरिया शोभा को घर से बाहर निकाल देता है, जबकि शोभा को खुद मालूम नहीं था कि उसकी गलती क्या है। बेचारी शोभा रोती और बिलखती हुई अपने पिताजी के टमाटर के खेतों में जाकर बैठ जाती है और सिसक सिसक कर रोने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गई? मुझे भी अपने साथ ले जाती, मुझे बुला लो। शोभा जोर जोर से रोती हुई अपनी माँ को पुकार रही थी। तभी टमाटर के खेत में जहाँ वो बैठी थी, वहाँ पर लगा हुआ एक टमाटर अचानक से बोलने लगा। क्या हुआ लड़की, तुम क्यों रो रही हो? क्या ये कोई सपना है? क्या तुम सच में एक टमाटर होकर बोल सकते हो? हाँ, तुम सही सोच रही हो। मैं एक टमाटर ही हूँ, लेकिन एक अनोखा किस्म का टमाटर, जिसमें कुछ जादुई शक्तियाँ हैं और जो इंसानों की तरह बोल और सुन भी सकता है। लेकिन मुझे बताओ, तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? शोभा अपना पूरा किस्सा उस टमाटर को सुनाती है। हाँ, मैं समझ गया। ये सब तुम्हारी बड़ी बहन की चाल है। वो तुम्हें फंसाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, आज की रात तुम यहाँ पर रुक सकती हो और कल सुबह हम उसका इलाज करेंगे। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब तुम्हारे पिताजी बाहर गए थे, तब तुमने ही हमारी सेवा की थी, हमें समय से पानी और खाद दिया था। इसीलिए अब हमारी बारी है तुम्हारी मदद करने की। इतना कहकर जादुई टमाटर एक बड़े से घर में बदल जाता है, जो कि एक टमाटर के आकार का था। वो बहुत ही सुंदर था। आज रात के लिए तुम इस घर में रह सकती हो। यहाँ पर तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई टमाटर। मुझे ये घर सच में बहुत पसंद आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी जादुई टमाटर के घर में रहूंगी। आधी रात में जब रोमा की नींद खुलती है, तो वो खिड़की से देखती है कि उसके टमाटर के खेत में एक बड़ा सा टमाटर का घर था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और अपने पिताजी को लेकर उस टमाटर के घर पर जाती है। ये देखिए, ये लड़की क्या कर रही है? मुझे तो लगता है ये कोई भूतनी है। ये तुम क्या कह रही हो रोमा? ऐसे थोड़ी हो सकता है, वो छोटी बच्ची है। तभी जादुई टमाटर बोलने लगता है और रोमा के सारे करतूत उसके पिताजी को बता देता है। कैसे रोमा चालाकी से शोभा को घर से बाहर निकालवाने के रास्ते ढूंढती थी और कैसे हरिया के जाने के बाद रोमा ने शोभा से सारा काम करवाया। ये सब जानने के बाद हरिया रोमा को बहुत डांटता है और शोभा भी टमाटर के घर से बाहर आती है। पिताजी, आप और दीदी यहाँ पर? बेटी, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम पर यकीन नहीं किया और इस रोमा की उल्टी बातों पर यकीन करके तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है। मेरे लिए वही काफी है। मुझे भी माफ कर दो शोभा। मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करती आई हूँ। तुमने मुझे हमेशा अपनी बहन समझा और मैंने तुम्हें सौतेली समझा। अरे नहीं दीदी, कोई बात नहीं। आप मुझे अपनी बहन मानो ना मानो, लेकिन मैं आपको अपनी बहन मानती हूँ। बेटी शोभा, हमारे साथ अपने घर चल। रुकिए पिताजी, पहले मैं अपने जादुई टमाटर को अलविदा कह दूं। उसने मेरी बहुत मदद की है। तुम मेरी चिंता मत करो शोभा, आज से हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो, तुम मुझे बस एक बार बुलाना और मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। अभी मैं चलता हूँ। इतना कहकर जादुई टमाटर वहाँ से गायब हो जाता है और रोमा और हरिया दोनों ही शोभा से माफी मांगते हैं। शोभा दोनों को माफ कर देती है और घर वापस चली जाती है। इसके बाद सभी खुशहाल जीवन जीते हैं। खरगोश माँ और भूखे बच्चे। किसी जंगल में कोमल नाम की एक खरगोश रहती थी। कोमल बहुत ही गरीब थी। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और वो एक टूटे फूटे से घर में रहती थी। बेहद ही मुश्किल से कोमल अपनी जिंदगी गुजार रही थी। कोमल के 2 बच्चे थे। एक का नाम पिंकी था और एक का नाम था राजू। कोमल के दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। कोमल का पति एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त था, जिसका इलाज न मिल पाने के कारण उसकी मौत 2 साल पहले हो गई थी। कोमल की छोटी बेटी पिंकी अपने पिता के बहुत करीब थी, इसलिए अपने पापा को याद करके अक्सर वो रोया करती थी। पिंकी,
मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे क्यों रो रही है? क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची? मैं तेरी माँ हूँ ना, मुझे सब बता। माँ, भगवान ने हमारे पापा को हमसे क्यों छीन लिया? आखिर हमने ऐसा क्या किया था कि हमें अपने पापा का प्यार भी नसीब नहीं हुआ? बचपन में ही हमारे सिर पर से बाप का साया हट गया माँ। हमने ऐसे क्या बुरे कर्म किए थे माँ? नहीं बेटी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मेरी बच्ची, भगवान उसे जल्दी अपने पास बुला लेता है जो दिल का सच्चा होता है और कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है। भगवान उसे अपने पास बुला लेता है। पर माँ, भगवान ने हमारे पापा को हमसे क्यों छीन लिया? बचपन से ही हमें पापा का प्यार नहीं मिला। हमें भी तो पापा का प्यार चाहिए था ना, जैसे बाकी सभी जानवरों के पापा उनके साथ रहते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। और माँ, आज अगर पापा होते तो हमारी ऐसी हालत कभी नहीं होती। हम एक वक्त के खाने के लिए भी ऐसे भीख मांगकर नहीं जी रहे होते। हाँ मेरी बच्ची, जब तक तुम्हारे पापा जिंदा थे तब तक सब सही चलता रहा। सासू माँ भी बहुत प्यार से रखती थी, पर जब से तुम्हारे पापा गए हैं उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया और हमें ऐसे यहाँ दर दर की ठोकरें खाने और मरने के लिए छोड़ दिया। अगर आज भी तुम्हारे पापा जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। ऐसे ही दुख भरे दिन वो सभी लोग जी रहे थे। कोमल को काम की तलाश थी, पर उसे कोई भी काम देने को तैयार नहीं था। काम न मिलने की वजह से कोमल अपने बच्चों के लिए कुछ खाने को भी नहीं ले जा पा रही थी। चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। अरे सुबह सुबह बोनी का समय है और ये आ गई मनहूस मेरी बोनी खराब करने। भाई, आप मुझे कुछ काम दे दोगे तो भगवान आपका भला करेगा। एक गरीब की मदद से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। भागती है या बुलाऊं पुलिस को? नहीं भाई, रहने दो, मैं चली जाती हूँ। कोमल और भी जानवर के पास काम मांगने के लिए जाती है, पर कोई उसे काम नहीं देता। कोमल उदास होकर घर लौट आती है। माँ, आप आ गई। माँ, आप कुछ खाने को लाई हो? नहीं बच्चों, मुझे आज भी काम नहीं मिला, इसलिए मैं आज भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर नहीं आई। हमें आज भी पानी पीकर ही गुजारा करना होगा। माँ, मेरे पेट में पानी पीने से दर्द होता है। जानती हूँ मेरी प्यारी बच्ची, पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ? काम मिल जाता तो तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खाने को जरूर ले आती, पर मेरी तो किस्मत ही खराब है। खुशी मेरे नसीब में लिखी ही नहीं है। माँ, तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपको जल्दी काम मिल जाए। राजू अपनी माँ से बात कर ही रहा होता है कि भूख के कारण पिंकी बेहोश हो जाती है। पिंकी, मेरी बच्ची उठ। बेटा, क्या हुआ तुझे? बेटी, आंखें खोल। लगता है बुखार से मेरी बच्ची की तबीयत खराब हो गई है। कोमल पिंकी को बेहोशी में से उठाने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी कोमल का बेटा राजू भी 3 दिन से कुछ न खाने की वजह से बेहोश होकर गिर जाता है। अब कोमल बहुत घबरा जाती है। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या, और बस लगातार वो रोती ही रहती है और अपने बच्चों को उठाने की कोशिश करती है। राजू, पिंकी, मेरे बच्चों उठो ना। क्या हुआ तुम्हें? मेरी बच्ची उठ जाओ। देखो, तुम्हारी माँ रो रही है। अपनी माँ को ऐसे सताओगे? उठ जाओ मेरे बच्चों। बहुत देर तक ना उठने के बाद कोमल भागकर डॉक्टर लोमड़ी के पास जाती है उसे बुलाने के लिए। कोमल डॉक्टर लोमड़ी के घर जाकर उससे कहती है, डॉक्टर जी, मेरे बच्चों को चलकर देखिए ना, उठ नहीं रहे हैं। मैं तुम जैसे गरीबों के बच्चों को नहीं देखता। जाओ, किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर चेक कराओ उन्हें, उनकी वही औकात है। कोमल को अब गुस्सा आ जाता है।
देखना डॉक्टर, भगवान एक दिन तेरे साथ भी यही करेगा। आज तो मेरा दर्द नहीं समझ रहा है ना, एक दिन ऐसा आएगा जब तो भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही रोएगा। ऐसा कहकर कोमल वहाँ से चली जाती है और अपने बच्चों को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है। उनको ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है। उन्हें देखकर कोमल का दिल कलेजे को आ जाता है। मुझ जैसी अभागी माँ इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती। मैं अपने बच्चों को एक समय का खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ, फिर मेरा माँ होने का क्या फायदा। कोमल बाहर जाकर रोने लगती है। तभी उसे सामने एक बूढ़ा बिल्ला नजर आता है जो बस से सवारियों का सामान उतार रहा था, पर उससे वो सामान उतारा नहीं जा रहा था। कोमल उसकी मदद के लिए आगे जाती है। लाओ काका, मैं आपकी थोड़ी मदद कर देती हूँ। नहीं बेटी, मैं कर लूँगा, ये तो मेरा रोज का काम है। अरे काका, आपसे नहीं उठाया जा रहा है, लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। वैसे भी मैं आपकी बेटी समान हूँ। जीती रह बेटी, भगवान तुझे लंबी उम्र दे, तेरे घर परिवार में बरकत हो। कहाँ काका, मुझसे तो यही छोटी सी जिंदगी जी नहीं जा रही है और आप मुझे और लंबी उम्र का आशीर्वाद दे रहे हैं। कोमल उसकी मदद करती है और उसका सामान उतरवाती है। तभी वो बिल्ला उससे कहता है, ले बेटी, तेरी मेहनत की कमाई। अरे नहीं काका, मैं ये नहीं रख सकती, ये आपकी मेहनत की कमाई है। नहीं नहीं बेटी, ये तेरी मेहनत की कमाई है। मुझे पता है तू बहुत दुख में है, तो तू ये पैसे ले और अपनी मदद कर। काका, अगर आप मेरी सच में मदद करना चाहते हैं तो क्या मुझे कोई काम दिलवा सकते हैं? बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हाँ बेटी, तू कल से मेरे साथ काम करना शुरू कर दे। वैसे भी बस से बहुत से लोग आते हैं, उनको कुली की जरूरत तो होती ही है। कोमल वहां से चली जाती है और अपने बच्चों के लिए खाना खरीद कर उन्हें खिलाती है। बच्चों को अब खाना खाकर थोड़ा होश आ जाता है। अगले दिन से कोमल उस मोनू बिल्ले के साथ कुली का काम करने लगती है। इस काम से कोमल के घर में चूल्हा जल जाता है और वो अपने बच्चों को 2 समय का भोजन करवा पाती है। पर एक दिन जब वो बस से सामान उतार रही थी तो वो देखती है कि सामने से 2 छोटे बच्चे चले आ रहे हैं और दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार कार भी आ रही है। कोमल उन्हें बचाने की कोशिश करती है, पर तब तक वो कार वाला उन्हें ठोक कर वहां से चला जाता है। कोमल उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है, पर कुदरत का करिश्मा देखो, वो दोनों उसी डॉक्टर लोमड़ी के बच्चे थे जिसने कोमल के बच्चों का इलाज करने से मना कर दिया था। माफ कर दो कोमल, आज तुम्हारे उसी श्राप से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज पता चला ना डॉक्टर, क्या होता है जब एक माँ के बच्चों की जान पर बनाती है। पर मैं तेरे जैसी नहीं हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि तेरे बच्चे ठीक हो जाएं। लोमड़ी के बच्चे ठीक हो जाते हैं, उसे भी एक सबक मिल जाता है और कोमल अब काम में खुश थी। उसी काम से वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही थी। आलू और जादुई अंगूठी। एक समय की बात है, शहजादपुर नाम के एक राज्य में एक आलू और एक प्याज दोनों भाई बहन रहा करते थे। वो दोनों एक दूसरे का बहुत ही ख्याल रखते थे। उनके माँ बाप का बहुत समय पहले निधन हो गया था, जिसके बाद से वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर अपना जीवन जी रहे थे। आलू एक बैंगन जमींदार के खेतों में काम किया करता था और उससे मिले पैसों से ही अपना गुजारा करता था, पर वो पैसे बहुत ही कम थे। एक दिन उसकी बहन प्याज को बहुत तेज बुखार हो जाता है। भाई, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ करो ना। वैद्य सीताफल को बुला लाओ ना। ठीक है, तुम ये काढ़ा पी लो मेरी प्यारी बहन, मैं वैद्य सीताफल को बुलाकर लाता हूँ। आलू भागे भागे वैद्य सीताफल के पास जाता है और उसे घर लेकर आता है। वैद्य सीताफल प्याज की जांच करते हैं और कहते हैं, आलू, तुम्हारी बहन प्याज को डेंगू हो गया है। इसे हमें जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराना होगा, नहीं तो इसकी हालत और बिगड़ सकती है। ठीक है, पर इसमें खर्चा कितना हो जाएगा? देखो आलू बेटे, तुम मेरे बेटे जैसे हो,
इसलिए मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा। इसके इलाज में 500 सोने की मोहरें तो आराम से खर्च हो जाएंगी, और शायद इससे ज्यादा भी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वैद्य सीताफल वहां से चला जाता है। आलू अब चिंता में पड़ जाता है कि वो इतने सारे पैसे कहां से लाएगा। मेरी प्यारी बहन, मैं अभी आ रहा हूँ, तू यहीं रहना। हाँ, कहाँ जा रहे हो भाई? तेरे इलाज के लिए मोहरे लेने जा रहा हूँ। बस मैं यूं गया और यूं आया। आलू अपने मालिक जमींदार बैंगन के पास जाता है और उससे मदद की गुहार करता है। बैंगन बहुत ही लालची और लोभी था। उसने आज तक किसी की मदद नहीं की थी। उसे सिर्फ अपने धन से प्यार था। यहाँ से तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तेरी वजह से मेरे आम की फसल पहले ही बेकार हो गई है। तू जानता है कितना नुकसान हुआ है मुझे तेरी वजह से। मालिक, आप चाहें तो मुझे कितना भी मार लो, पर कुछ पैसे दे दो। मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है मालिक। मेरी बहन का इलाज होना बहुत जरूरी है। पड़ी रहने दे उसे वहीं, वो उसी के लायक है। वैसे भी तुम गरीब सब्जियां होती भी किस काम की हो? दुनिया में आकर सिर्फ भीड़ ही तो करते हो। चल अब जा यहाँ से, और मेरे पास भूले भटके भी मत आना, वरना अपने नौकरों से कहकर मरवा दूंगा तुझे। आलू की आखिरी आस अपने मालिक से ही थी, पर वो भी उसने तोड़ दी। इसलिए आलू निराश होकर अपने घर की ओर चल देता है। तभी उसे रास्ते में अचानक से प्यास लग जाती है और वो नदी के किनारे पानी पीने लगता है। तभी एक पक्षी वहां अचानक से आ गिरता है और प्यास से तड़पने लगता है। पानी, पानी, पानी। अरे चिड़िया, तुम्हें क्या हुआ? मुझे प्यास लग रही है। कृपा करके मुझे पानी पिलाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरी मदद करो। ये लो, पानी पियो और अपनी प्यास बुझाओ। शुक्रिया आलू भाई, आज तुम नहीं होते तो मैं तो मर ही जाती। ऐसा मत कहो बहन, जिसका रखवाला भगवान है उसको तो कुछ हो ही नहीं सकता है। चलो अब मैं चलता हूँ। रुको, मेरी तरफ से ये उपहार ले जाओ। मैं जान चुकी हूँ कि तुम बहुत मुसीबत में हो। पर मैं इसका क्या करूँगा? तुम इस अंगूठी के चमत्कार को नहीं जानते। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, ये बहुत खास है। इसकी मदद से तुम किसी भी चीज को सोने में बदल सकते हो। बस जो भी चीज बदलनी हो उस पर ये मोती रख देना और फिर देखना। पर एक बात और है, मैं ये अंगूठी तुम्हें 3 महीने के लिए देकर जा रही हूँ। उसके बाद मैं ये तुमसे आकर वापस ले लूंगी। ठीक है चिड़िया रानी। वो अंगूठी लेकर आलू अपने घर आ जाता है और उस चिड़िया के कहे अनुसार अलग अलग चीजों पर वो अंगूठी रखकर देखता है। अरे मेरी बहन, ये देख, सोने के कंगन। पर भाई, ये कहाँ से आया? इस अंगूठी से। देख, मैंने और क्या क्या चीजें सोने में बदल दी हैं। ये दरवाजा देख, ये कुर्सी और ये पेन, ये सब अब सोने के बन गए हैं। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। अब तो हमें पैसों के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। अब हम इनको ही बेचकर अपना गुजारा कर लेंगे। पर सबसे पहले मैं तेरा अच्छे से इलाज करवाऊंगा। आलू राज्य के सबसे अच्छे वैद्य से अपनी बहन का इलाज करवाता है। कुछ ही दिनों में प्यास ठीक हो जाती है। अब आलू सोने की चीजें बेच बेच कर बहुत धनवान भी हो जाता है। उसने अपने लिए एक महंगा महल बनवा लिया था, जो राजा के महल से भी ऊंचा था। वहीं जब ये बात राजा को पता चलती है तो वो आलू के पास जाते हैं। ये हम क्या सुन रहे हैं? आलू, तुमने हमारे महल से भी ऊंचा महल बनाया है? हाँ, बनवाया है, क्योंकि पर्याप्त धन है मेरे पास और मैं जो चाहूँ वो करूँ। आप होते कौन है कहने वाले? ये आलू नहीं, उसका घमंड बोल रहा था। कहते हैं ना, कुत्ते को भी घी मिल जाए तो उसे हजम नहीं होता। वहीं आलू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना धन नहीं देखा था, इसलिए इतना धन पाकर वह पागल हो गया था और किसी को अपने आगे कुछ भी नहीं समझ रहा था। आलू, तहजीब से बात करो हमसे। हम इस जंगल के राजा हैं, कोई आम सब्जी प्रजा नहीं है। जिसके पास धन होता है वही राजा होता है, और मेरे पास इस समय तुमसे ज्यादा धन है, इसलिए अब मैं इस राज्य का राजा हूँ। सिपाही, गिरफ्तार कर लो अपने पूर्व राजा को। सिपाही भी आलू की बात मानते हैं और टमाटर राजा को गिरफ्तार कर लेते हैं। देख मेरी प्यारी बहन, आज हमारे पास सब कुछ है,
माँ बाबा जिंदा होते तो कितना खुश होते। आज उनका बेटा राजा बन गया है। भाई वो जहाँ भी है खुश होंगे। खुश नहीं है वो, और एक दिन तू भी दुखी होगा। तूने मेरे साथ जो छल किया है उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। आलू राज्य का राजा बनकर सब कुछ अपने अनुसार करता है, अपनी मनमानी करता है, जिससे प्रजा उससे बहुत दुखी हो जाती है। ऐसे धीरे धीरे करके 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन चिड़िया आलू से मिलने आती है। आलू, कैसे हो तुम? बहुत दिनों बाद तुमसे मिल रही हूँ। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो, और आज मेरे यहाँ आना कैसा हुआ? मैं तो अपनी अंगूठी वापस लेने आई हूँ। 3 महीने हो गए हैं ना। आलू ये सुन सोच में पड़ जाता है। अगर मैंने इस चिड़िया को वो अंगूठी वापस दे दी तो मैं तो फिर से गरीब हो जाऊंगा। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो इसी की वजह से तो है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। ये सोचकर आलू वो अंगूठी निगल जाता है और चिड़िया ये देखती ही रह जाती है। ये तुमने सही नहीं किया आलू, मुझे मेरी अंगूठी दो। माफ करना, वो तो अब मैं खा चुका हूँ। तुमने ये जानबूझकर किया क्योंकि तुम्हारे मन में अब लालच आ गया है। पर तुम देखती जाओ, एक दिन तुम इसी वजह से रोओगे और फिर मुझे ही याद करोगे। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन आलू की बहन प्याज उसके लिए कुछ बना कर लाती है। ये खाओ भाई, मैंने खास आपके लिए बनाया है। आलू जैसे ही रोटी छूता है वैसे ही वो रोटी सोने में बदल जाती है, और वो जिस भी खाने की चीज को छूता है वो सब सोने में बदल जाती है। ये सब क्या हो रहा है? भाई ये सब सोने में कैसे बदल गया? तभी आलू को अंगूठी निकलने के बारे में याद आता है। अरे ये सब मेरे ही कारण हो रहा है, क्योंकि मैंने वो अंगूठी निकल ली। अब मैं क्या करूं? मैं जो भी छू रहा हूं वो सब सोने में बदल जा रहा है। मैं क्या खाऊं? भाई चुप हो जाओ और मेरे हाथ से खाओ। प्याज जैसे ही उसको निवाला खिलाती है वैसे ही भूल में आलू उसे भी छू लेता है। अरे ये मुझसे क्या हो गया? मेरी बहन, ये तुझे क्या हो गया? ए चिड़िया, मुझे माफ कर दे। मुझे अभी ये अंगूठी नहीं चाहिए, वापस ले ले मुझसे। तभी वो चिड़िया वहाँ आ जाती है और अपने जादू से वो अंगूठी उसके पेट से निकाल लेती है। मैं पहले भी तुमसे ये अंगूठी ले सकती थी, पर मैंने इसलिए नहीं ली थी क्योंकि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी, जो तुम अब बखूबी सीख गए हो। इसलिए अब मैं चलती हूँ। आलू ये बात समझ जाता है कि दूसरों की चीज पर हमारा कोई हक नहीं है, इसलिए वो राजा को वहीं आजाद कर देता है और उसको उसका राज्य और धन संपत्ति देकर खेती बाड़ी करने लगता है। सीमेंट वाली साइकिल। दामू एक गरीब किसान था जो अपने भाई श्यामू के साथ गांव में रहता था। उसके ऊपर जमींदार का काफी कर्जा था। उसके बैल भी जमींदार के पास गिरवी रखे हुए थे। एक दिन जमींदार धामू के घर आता है और उसे अपने पैसे न लौटाने के लिए गुस्सा दिखाता है और धमकाता है। मेरा पैसा मुझे 1 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए धामू, नहीं तो तुझे और तेरे भाई को गांव से निकाल दूंगा मैं। सारे पैसे लौटा दूंगा जमींदार साहब, एक बार फसल आ जाए अपने बैल भी वापस ले लूंगा मैं। मेरे पास तेरी फसल पक जाने तक का वक्त नहीं है, ब्याज बढ़ता जा रहा है। 1 महीना मतलब 1 महीना, वरना सोच लेना धामू। राकेश वहां से चला जाता है और धामू अपने भाई के साथ सोचने लगता है कि कैसे 1 महीने में पैसे का इंतजाम किया जाए। 1 महीने में कैसे पैसे का इंतजाम होगा? हमारे पास तो कुछ बचा भी नहीं है जिसे गिरवी रख के पैसे ला सके। मैं कल बाजार जाऊंगा काम ढूंढने, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। श्यामू बाजार जाता है और कई दुकानों पर जाके काम ढूंढता है। भैया, क्या आपके पास कोई काम है? नहीं भाई, हमारे यहाँ खुद पहले ही काफी लोग काम कर रहे हैं। श्यामू को कहीं कोई काम नहीं देता। निराश होके वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी एक साइकिल वाला भोपू के साथ वहां से गुजरता है, जिसमें सुनो सुनो, साइकिल रेस जीतो और नगद पाओ बज रहा होता है। श्यामू उसके पास जाता है और उससे जानकारी मांगता है। साइकिल वाला उससे कहता है, भाई, गांव में एक बहुत बड़ी रेस होने वाली है साइकिल की। पूरे गांव का चक्कर लगाने के बाद रेस जहां से शुरू हुई है वहीं आना होगा और रेस जीतने वाले को नगद इनाम मिलेगा 1 लाख रुपए का।
श्यामू खुश होकर अपने भाई के पास जाता है और उसे ये बात बताता है। लेकिन हमारे पास तो पुरानी साइकिल है, उससे कैसे रेस जीतेंगे? और मुझे तो साइकिल चलाने भी नहीं आती। भैया, आपको नहीं आती तो क्या हुआ, मुझे तो आती है ना। कल मैं इसमें तेल डलवा के इसको ठीक करवा के रेस का अभ्यास करूंगा। ठीक है मेरे भाई, तुम ऐसा ही करना। भगवान ने चाहा तो तुम रेस जरूर जीत जाओगे और हमारे सभी दुख मिट जाएंगे। श्यामू अगले दिन अपनी पुरानी साइकिल लेकर बाजार ठीक कराने के लिए ले जाता है। वहां उसे लखन और बिरजू मिलते हैं। क्यों रे श्यामू, यहाँ अपनी साइकिल लेके क्या कर रहा है? इसे बेच के पैसे नहीं मिलने वाले तुझे। इतना कह के दोनों हंसने लगते हैं। श्यामू उन्हें बताता है, मैं रेस के लिए अपनी साइकिल ठीक कराने आया हूँ। मैं ये रेस जीत के अपना कर्ज उतार दूंगा और अपने बैल भी ले लूंगा। लखन और बिरजू राकेश के पास जाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। अच्छा, तो वो रेस जीतने का सोच रहा है। हमारे कितने लोग रेस में हिस्सा ले रहे हैं? मालिक, 5 लोग हैं और रास्ते में भी कई लोग होंगे जो रेस में अगर कोई आगे निकलता है तो उसे गिरा करके रेस से बाहर कर देंगे। ठीक है, तुम दोनों हर एक खिलाड़ी पर नजर रखना। हमारे अलावा इस रेस को और कोई नहीं जीतना चाहिए। रेस के दिन सभी लोग अपनी अपनी नई साइकिल लेकर तैयार हो जाते हैं। वहीं श्यामू भी अपनी पुरानी साइकिल लेकर आ जाता है। एक आदमी आगे बढ़कर सभी को नियम बताता है कि सारा चक्कर लगाकर जहां से रेस शुरू हुई है वहीं पर आना है और रेस जीतने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। वो आदमी हवा में गोली चलाकर रेस शुरू करने का इशारा करता है और सारी साइकिल सरपट भागने लगती है। राकेश के आदमी जगह जगह पर छुपकर बैठे हुए होते हैं। जो भी उनके 5 लोगों से साइकिल में आगे निकलता है वो उन्हें गिरा देते हैं। ये लोग तो बेईमानी कर रहे हैं, मुझे सावधान रहना होगा। आधी रेस होते होते श्यामू सबसे आगे निकल जाता है। फिर एक मोड़ पर राकेश का एक आदमी छुपा होता है जो एक रस्सी से राकेश की साइकिल को गिरा देता है और राकेश की साइकिल रास्ते से नीचे लुढ़कते हुए जंगल में घुस जाती है और राकेश वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी साइकिल टूट चुकी है। वो रोने लगता है। मेरी साइकिल टूट गई। मैं ये रेस अब कैसे जीतूंगा? काश मेरी कोई सहायता कर सकता। तभी उसे एक गुफा के बाहर एक पूरी सफेद साइकिल दिखाई देती है। वो बहुत सुंदर और चमकीली थी। श्यामू साइकिल के पास जाता है और देखता है तो उसे उसके आसपास कोई नहीं मिलता। वो उसके हैंडल को पकड़ता है और उस पर बैठ जाता है और उसके बैठते ही वो साइकिल अपने आप चलने लगती है। पहले तो श्यामू डर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसे रास्ते पर ले आता है। अरे वाह, ये साइकिल तो बहुत अच्छी है। देखते ही देखते श्यामू सब खिलाड़ी को पीछे छोड़ते हुए फिर से सबसे आगे पहुंच जाता है। राकेश के लोग जो छुपे हुए थे ये देखते हैं और उसके रास्ते में बड़े बड़े पत्थर डाल देते हैं, लेकिन श्यामू की साइकिल पत्थरों को चूरा बनाते हुए आगे निकल जाती है। फिर राकेश के लोग उसके रास्ते में गड्ढा बना देते हैं, लेकिन श्यामू की साइकिल उस गड्ढे के ऊपर भी उड़ते हुए आराम से चली जाती है। अरे ये साइकिल तो जादू ही मालूम होती है, इतने बड़े गड्ढे को उड़ के पार कर गई। गुफा के बाहर भूत निकलता है और अपनी सीमेंट की साइकिल ढूंढने लगता है। मेरी साइकिल किसने चोरी की? जिसने भी मेरी साइकिल चोरी की है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो इंसानी रूप लेकर गांव की ओर बढ़ जाता है। श्यामू रेस जीत जाता है और उसे रेस के पैसे भी मिल जाते हैं। धामू अपने भाई से बहुत खुश होता है। शाबाश मेरे भाई, अब हमारे पास पैसे आ गए हैं। अब हम आराम से रहेंगे, जमींदार का कर्ज भी चुका देंगे और अपने बैल भी ले आएंगे। सब कुछ इस जादुई सीमेंट वाली साइकिल का कमाल है भैया। राकेश को उसके लोग बताते हैं कि कैसे श्यामू की साइकिल टूट जाने के बाद भी वो दूसरी साइकिल से रेस जीत गया। तभी श्यामू उसी साइकिल से जमींदार का कर्ज उतारने के लिए उसके पास आता है। वो उसे पैसे दे देता है और अपने बैल ले जाने लगता है। तुमने ये पैसे बेईमानी से जीते हैं श्यामू। तुमने इस जादुई सीमेंट वाली साइकिल का उपयोग करके मेरे लोगों को हराया है। बेईमानी तो आपने की थी ना, मैं तो ईमानदारी से रेस जीतने ही वाला था। मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो ये साइकिल तुम मुझे दे दो, और अगर कोई तुमसे पूछे तो कहना कि ये साइकिल मेरी है। श्यामू निराश होकर के वहां से चला जाता है। वहीं भूत उस गांव के लोगों से पूछता हुआ श्यामू के घर में आ जाता है। हाँ, मेरे भाई ने एक सीमेंट की साइकिल से ये रेस जीती तो थी, वो बस आता ही होगा।
आप उसी से पूछ लीजिएगा। ठीक है। श्यामू घर आ जाता है। भूत के पूछने पर वो उसे कह देता है कि साइकिल राकेश की है। भूत राकेश के घर जाता है। ये साइकिल मेरी है, तुम कौन हो और इसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? मैं इस साइकिल का मालिक हूँ, तुमने इसे चुराया है। राकेश अपने लोगों को बुला के भूत की पिटाई करने के लिए कहता है। भूत को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भूत उन सबको अपनी सीमेंट वाली साइकिल के पीछे बांध देता है और हवा में साइकिल चलाते हुए वहां से निकल जाता है। सुमन की माँ कुछ वक्त पहले ही देहांत कर गई थी, जिस वजह से सुमन और उसकी बहन दोनों ही अपने चाचा चाची के पास रहते थे। लेकिन उनकी चाची बहुत ही जालिम थी, जो हर वक्त दोनों बहनों को परेशान करती थी। अरे कमबख्त, कब से तुझे घर के बाहर झाड़ू लगाने के लिए कहा है, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ तेरा। चाची जी बस हो गया, अभी आती हूँ। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है। अरे वो तेरी कामचोर बहन कहाँ गई? पिंकी, अरे ओ पिंकी की बच्ची कहाँ है? जी चाची जी। चाची जी की बच्ची कहाँ मर रही थी? आपने ही तो रसोई साफ करने के लिए कहा था, वही कर रही थी। दोनों के दोनों कामचोर हो, सुबह से एक काम भी पूरा नहीं हुआ है और मुझे जोरों की भूख लगी है। अब मैं क्या खाऊं? तुम्हारा सर। चाची जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। हाँ जल्दी जा, कुछ अच्छा सा बना कर ला। सुमन जल्दी से रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी पिंकी अपनी बहन से कहती है, दीदी मुझे भी बहुत भूख लगी है, रात भी सही से खाना नहीं खाया था मैंने। देख पिंकी, चाची जी को पता चला कि मैंने उनसे पहले तुझे खाना दे दिया तो वो पूरा घर सर पर उठा लेगी, इसीलिए चुपचाप यहाँ बैठकर खाना खा ले। ठीक है दीदी। सुमन पिंकी को थोड़ा सा खाना खाने के लिए दे देती है। तभी रसोई में कमला आ जाती है। कामचोर, दोनों की दोनों यहाँ बैठी हैं और मुझसे पहले खाना खा रही हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पहले खाना खाने की? चाची जी उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा खाना दे दिया था। आज तक इस घर में मुझसे पहले किसी ने खाना खाने की हिम्मत नहीं की और तुम मुझसे पहले खाना खा रही है। रुक, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर कमला एक गरम चमचा उठाकर पिंकी का हाथ जला देती है और दोनों बहनों को घर से बाहर निकाल देती है। सर्दी का मौसम था, दोनों बहनें सर्दी में यहाँ वहाँ कांपती हुई घूम रही थी। दीदी बहुत ठंड लग रही है। हाँ मेरी बहन, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। ऐसा करते हैं, हम जंगल की तरफ चलते हैं, वहाँ लकड़ियाँ जलाकर ठंड से बच जाएंगे। दोनों बहनें वहाँ से जंगल की ओर चल देती हैं, जहाँ उन्हें एक बिल्ली ठंड में कांपती हुई नजर आती है। अरे दीदी देखो, लगता है ये बिल्ली भी हमारी तरह बेघर है, इसको भी बहुत ठंड लग रही है। हाँ ऐसा करते हैं, इसे भी हम अपने साथ ले चलते हैं। इतना कहकर सुमन जंगल से लकड़ियां काटकर एक जगह आग जला लेती है और उस बिल्ली की भी सहायता करती है। उसे ठंड से बचाने के लिए अपने पास गोद में बैठा लेती है। जैसे ही सुबह होती है, वो खुद को एक बहुत ही सुंदर घर में पाती है, जहाँ आराम की हर चीज थी। दीदी ये हम कहाँ हैं? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, हम तो रात में पेड़ के पास सोई थी, ये घर कहाँ से आ गया? चलो दीदी बाहर चलकर देखते हैं। दोनों बहनें बाहर जाकर देखती हैं कि ये घर बहुत बड़ा था। तभी उनके सामने एक सुंदर परी आती है और कहती है, दीदी क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? पता नहीं, लेकिन ये किसी सपने से कम भी नहीं है। ये कोई सपना नहीं है, सच है। कल रात तुम दोनों ने जिस छोटी बिल्ली को बचाया था, वो मैं ही थी। मैं एक वन रानी हूँ, जो जंगल में रहने वाले परेशान लोगों की सहायता करती है। यानी ये घर हमारा है? हाँ, ये घर तुम दोनों का है। तुम दोनों जब तक चाहो यहाँ रुक सकती हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हमें चाची जी से मार नहीं पड़ेगी और हमें वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। क्या मतलब? क्या तुम्हें कोई परेशान करता है? पिंकी अपनी चाची के बारे में परी को सब कुछ बता देती है। ये सुनकर परी उन दोनों से कहती है, तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी इस परेशानी को भी दूर कर दूंगी। तुम्हारी चाची को ऐसा मजा चखाऊंगी
कि हमेशा याद रखेगी और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। इतना कहकर परी पिंकी और सुमन के घर जाती है, जहाँ उनके चाचा आराम से टीवी देख रहे थे। तभी परी भूत बनकर उन्हें बहुत डराती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अचानक ये सारी चीजें हवा में कैसे उड़ने लगी? ये सब मैंने किया है। मैं हूँ एक चुड़ैल जो तुमसे यहाँ बदला लेने आई है। क्या कहा? बदला? भगवान, मैंने ऐसे क्या कर दिया? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम पिंकी और सुमन को हमेशा परेशान करती हो, इसीलिए आज मैं तुम्हें अपने साथ नर्क में ले जाने आई हूँ। नहीं नहीं, आज के बाद मैं उन्हें कभी परेशान नहीं करूँगी, सच में। आज के बाद अगर तुमने उन्हें परेशान किया तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। फिर हम दोनों मिलकर नर्क में पार्टी करेंगे। नहीं नहीं, मैं कसम खाती हूँ, मैं उन्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। मैं उन्हें अपनी बच्चियों की तरह रखूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात पर विश्वास करके यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली गई हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगी। जब कभी तुम उन दोनों बहनों को परेशान करोगी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। पिंकी और सुमन को सब बताती है। पिंकी और सुमन बहुत खुश होती हैं और इस जादुई घर में अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। चीकू खरगोश और उड़ता हुआ जादुई घोड़ा। टुनटुनपुर के जंगल में चीकू नाम का एक खरगोश रहा करता था। वो अपनी माँ खरगोशनी के साथ रहा करता था। बचपन से ही चीकू खरगोश अपने पापा के साथ रहता था और उनसे बहुत प्यार करता था, और चीकू के पापा भी उससे बहुत प्यार करते थे। वो उसे बहुत सारी जादुई कहानी सुनाते थे, जिसे सुनकर चीकू को नींद आ जाती थी। चीकू को बचपन से ही जादुई कहानी सुनने का बहुत ही शौक था। उसके पिता उसे रोज जादुई कहानी सुनाते थे और चीकू को भी सुनकर काफी मजा आता था। पर फिर चीकू के पिता बीमारी की वजह से उन्हें छोड़कर चले गए और चीकू अपनी माँ के साथ रहने लगा। माँ, पापा बादलों में गए ना? हाँ बेटा, तेरे पापा भगवान के पास गए हैं तेरे लिए जादुई घोड़ा लाने। माँ, पापा सच में मेरे लिए जादुई घोड़ा लेने के लिए गए हैं? माँ, पापा जिस घोड़े की कहानी मुझे सुनाते थे वही घोड़ा लाएंगे ना वो? हाँ बेटा, वही जादुई घोड़ा जिसके बारे में तेरे पापा रोज तुझे कहानी सुनाते थे। पर माँ, पापा इतना समय क्यों लगा रहे हैं? पापा को गए हुए बहुत साल हो गए। अभी तक तो पापा को आ जाना चाहिए था ना माँ? हाँ बेटा, पर बेटा तेरे पापा को बहुत सारा काम भी रहता है ना, तो जल्दी कैसे आ सकते हैं? और बेटा, जादुई घोड़ा जल्दी से थोड़े ना मिलता है, उसे तो बहुत ही मेहनत से ढूंढना पड़ता है, और तेरे पापा तेरे लिए उसे जरूर ढूंढ कर लाएंगे। हाँ माँ, पापा ने मुझे कहा था कि वो मुझे जादुई घोड़े की सवारी जरूर करवाएंगे। माँ, मुझे तो बस उसी दिन का इंतजार है जब पापा मेरे लिए वो जादुई घोड़ा लेकर आएंगे और मैं उस पर बैठकर आसमान की सैर करूंगा। हाँ मेरा बच्चा, तू उस पर बैठकर पूरे आसमान की सैर करना और मुझे भी घुमाएगा ना? अपनी माँ को तो नहीं भूल जाएगा ना? नहीं माँ, मैं, पापा और तुम, हम तीनों ही उस पर बैठकर आसमान की सैर करेंगे। मेरा प्यारा सा बच्चा, अब चलो जल्दी से खाना खा लो। हाँ माँ, बहुत तेज से भूख लग रही है, और तुम भी मेरे साथ खाना खा लो ना। हाँ बेटा, तू तो खाना शुरू कर, मैं भी खा लूंगी। दोनों माँ बेटे आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां से गुजर रही मोना लोमड़ी इनकी सारी बात सुन लेती है और उनसे कहती है, अरे बहन, क्यों बेचारे राजू को बुद्धू बना रही हो? कब से उसको एक ही बात बता रही हो कि उसके पापा जल्दी ही उसके लिए उड़ने वाला जादुई घोड़ा लेकर आएंगे। तुम भी ना बहन उसे सच क्यों नहीं बता देती हो? आखिर कब तक उससे ये बात छुपा कर रखोगी? एक ना एक दिन तो ये बड़ा होकर ये सवाल पूछेगा ही कि आखिर इसके पापा कहाँ हैं। तब क्या जवाब दोगी? क्या तब भी इससे यही कहोगी कि उसका पापा उसके लिए जादुई घोड़ा लाने गया है? मोना बहन, क्या बोल रही है? ऐसे बात क्यों कर रही हो? ऐसी बात मत करो। तुम्हें पता है ना, चीकू अभी छोटा है, उसके सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।
तो बहन उसे सच क्यों नहीं बता देती हो? मोना की ऐसी बात सुनकर चीकू की माँ तो बहुत डर जाती है और दुखी हो जाती है। वो अपने बेटे को नहीं बताना चाहती थी कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो जानती थी कि पापा के जाने की बात चीकू नहीं सह पाएगा। ये बात सोच सोच कर वो अपने बेटे को नहीं खोना चाहती थी। पर मोना की ऐसी बात सुनकर चीकू अपनी माँ से पूछने लगता है, माँ, मोना मौसी क्या बोल रही है? कहाँ है मेरे पापा? मेरे पापा मेरे लिए जादुई घोड़ा लेने नहीं गए हैं तो फिर वो कहाँ गए हैं? माँ, आप मुझे बताती क्यों नहीं है? माँ, आप चुप क्यों हैं? माँ, मुझे जानना है मेरे पापा कहाँ गए हैं। बहन, तुम्हारा बेटा कुछ पूछ रहा है, उसका जवाब दो। उसे जानना है कि आखिर उसके पापा कहाँ गए हैं। चीकू की माँ तो इस बात पर चुप ही रहती है क्योंकि वो अपने बेटे को ये बात बताकर उसे खोना नहीं चाहती थी। पर मोना तो चीकू को पूरी तरह से अलग करने में ही लगी हुई थी। क्या हुआ बहन, तुम नहीं बताओगी अपने बेटे को? माँ, बताओ ना। मोना मौसी, तुम बताओ ना, मेरे पापा कहाँ गए हैं? मुझे सच बताओ मौसी। ठीक है बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली है। लगता है मुझे ही अब तुम्हारे सामने सच्चाई बतानी पड़ेगी। तो सुनो बेटा। नहीं मोना, तुम कुछ नहीं बताओगी। कृपा करो और यहाँ से चली जाओ। बहन, तुम्हारा बच्चा मुझसे सच जानना चाहता है। मैं तो इसे सच बताकर रहूंगी। माँ, तुम्हें बताना है तो बता दो, वरना मौसी को बताने दो। मुझे आज सच जानना है मेरे पापा कहाँ गए हैं। सुन, तेरे पापा बहुत साल पहले जब तू छोटा था और तेरे पापा तुझे जादुई कहानी सुनाते थे, उस समय तेरे पापा को एक बीमारी हो गई थी जिस वजह से उनकी मौत हो गई थी और तेरे पापा अब जिंदा नहीं है। तेरी माँ तुझसे झूठ बोलती है। कोई भी जादुई घोड़े जैसा नहीं होता। तेरे पापा जो कहानी सुनाते थे वो सिर्फ कहानी है, सच नहीं है। ऐसा कोई जादू नहीं होता है। तेरी माँ तुझे बचपन से ही बेवकूफ बनाते आ रही है। चीकू तो जैसे ही ये बात सुनता है बस चौंक जाता है कि उसकी माँ इतने समय से उसे बेवकूफ बनाते जा रही है। उसकी माँ ने उससे झूठ बोला कि उसके पापा उसके लिए जादुई घोड़ा लाने गए हैं। माँ, तुमने मुझे झूठ बोला, मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? माँ, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? माँ, माँ तो बस रोए ही जा रही थी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जो बात वो अपने बेटे से छुपाते चली आ रही थी, आज वो उसे पता चल गई थी। माँ, मुझे बताओ, चुप क्यों? माँ, बताओ ना कुछ। अरे बेटा, ये क्या बताएगी? अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मैंने तो सिर्फ सच बताया है बहन। आज नहीं तो कल राजू को ये बात तो पता चल ही जाती, फिर क्या करते? ऐसा कहकर मोना वहां माँ और बेटे में आग लगाकर चली जाती है। पर चीकू इस बात से बहुत दुखी होता है और उसकी माँ भी बस रोए ही जा रही थी। इस बात से दुखी होकर चीकू वहां से भाग के जंगल के बीच में आकर रोने लगता है। तभी आसमान से परी उसे रोते हुए देख रही होती है। चीकू वहां बैठकर यही सोचता रहता है कि उसकी माँ उसे झूठ बोलती आई, कोई जादुई घोड़ा नहीं होता है। चीकू को रोते देख परियों को चीकू के ऊपर बहुत दया आती है। वो चीकू को रोते हुए देखकर अपने जादू से एक जादुई घोड़ा बना देती है और वो चीकू के पास भेज देती है। घोड़ा चीकू के पास जाता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। घोड़ा उससे कहता है, चीकू, मुझे तुम्हारे पापा ने यहाँ पर भेजा है। मेरा नाम बादल है। चीकू ये बात सुनकर चौंक जाता है और उससे कहता है, क्या सच में तुम्हें मेरे पापा ने यहाँ पर भेजा है? क्या सच में तुम उड़ने वाले घोड़े हो? हाँ चीकू, मैं सच में जादुई घोड़ा हूँ और तुम्हारे पापा ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। आओ, मेरी पीठ पर बैठो और मैं तुम्हें आसमान की सैर कराता हूँ। चीकू बादल की पीठ पर बैठकर पूरे आसमान की सैर करता है और बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी माँ के लिए बहुत दुखी होता है और बादल को अपनी माँ के पास ले जाता है। चीकू की माँ भी ये देखकर चौंक जाती है और समझ जाती है कि ये जरूर ऊपर वाले का जादू है और वो भगवान का धन्यवाद करने लगती है। चीकू अपनी माँ के साथ बादल की पीठ पर बैठकर पूरे आसमान की सैर करता है और अपनी माँ से माफी भी मांगता है। चीकू, तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे लिए चला आऊंगा और तुम अपने पापा के बहुत प्यारे बच्चे हो, समझे? अपनी माँ का ख्याल रखना, तुम्हारे पापा ने कहा है। ये कहकर बादल उड़कर गायब हो जाता है
और चीकू अब अपनी माँ का ख्याल रखने लगता है। दोनों बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं और जब भी चीकू बादल को याद करता वो उसके पास आ जाता था और उसे पूरे आसमान में सैर करवाता